हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बेंड इन द रिवर का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 में सलीम जिस टाउन में रहता था उस टाउन के आसपास जो छोटे छोटे गांव थे या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे, वहाँ के लोग धीरे धीरे टाउन को माइग्रेट करना शुरू कर दिए और ऐसे बहुत सारे लोग टाउन में जमा हो गए। टाउन धीरे धीरे डेवलप होने लगा, लेकिन इस डेवलपमेंट से कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो लोग डर गई। उन्हें लगा कि इस डेवलपमेंट के चक्कर में उनकी जो फैमिली है वो डिवाइड हो रही है और हो सकता है कि फिर एक बार उन लोगों को स्लेवरी करनी पड़े, गुलामी करनी पड़े, जैसे वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले करते थे। तो इस डर से उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मारपीट, वायलेंस, ये सब शुरू हो गया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स वगैरह पे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो फिर सलीम को रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ सिर्फ अभी नहीं हो रही है, ये चीज़ तभी शुरू हो चुकी थी, ये जो रिबेलियन, जब ऑलरेडी कॉलोनियल रूल के अंडर में अफ्रीका था। और इसी रिबेलियन के चलते धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और उसके बाद कॉलोनियल रूल से अफ्रीका को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गया। तो फिर वैसा ही एक साइकिल चल रहा था, वार का फिर पीस का, फिर वार का फिर पीस का। तो वही उसी साइकिल का हिस्सा है। थोड़ी देर के लिए सब शांति हो गए थे और फिर से जब इनको लगा कि इनको खतरा है तो फिर ये लोग फिर से रिबेलियन करना शुरू कर दिए। सलीम जो था ना, वो पूरी तरह से अफ्रीकन था, जैसा कि हम जानते हैं कि वो इंडियन ऑरिजिन, इंडिया से बिलोंग करता था। और ना ही वो जो रूलर्स थे, ना ही वो बेल्जियन कम्युनिटी का था या गवर्नमेंट से कहीं पे रिलेट करता था। तो फिर इसी वजह से वो ना अफ्रीकन लोगों के साथ जुड़ पाया और ना ही वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ पाया। तो वो न्यूट्रल ही रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगने लगा कि ये जो उसका फॉरेनर वाला टैग है, इसी की वजह से उसको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका कोई सहारा नहीं है, उसकी कोई कम्युनिटी नहीं है। और उसे ऐसा महसूस होता था कि जो अफ्रीकन रिबेल्स है वो लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे इस वार में जो कुछ भी नुकसान है उस सबको झेलने के लिए। उसके बाद सलीम को ख्याल आया फर्डिनांड की सेफ्टी का, क्योंकि इस वायलेंस के चलते फादर हुइस्मान ने स्कूल को बंद डिक्लेयर कर दिया और सारे स्टूडेंट्स को अपने अपने घर भेज दिया। जो फर्डिनांड था उसके रहने के लिए सलीम ने फिर से अरेंजमेंट किया। उसे छोड़ा गया। महेश और शोभा, जो कि एक इंडियन कपल थे और वो लोग इंडिपेंडेंस से कहीं टाइम पहले से ही अफ्रीका में रहते थे, उनके घर में फर्डिनांड में रहने की जो अरेंजमेंट की सलीम ने। और वो सलीम खुद भी उन दोनों के घर में खाना खाता था। महेश जो था वो सलीम का बहुत अच्छा दोस्त था और वहाँ पे हर रोज़ वो लोग खाना भी खाते थे साथ में। तो फिर ऐसे ही एक दिन बातों बातों में महेश कहता है कि ऐसे बुरे समय में सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि हम लोग बिना कुछ करे, बस जैसे ज़िंदगी चल रही है नॉर्मल सी ज़िंदगी, हम अपनी जल्द जीते रहे। किसी का भी साथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का साथ देंगे तो दूसरे के हम दुश्मन बन जाएंगे। और वैसे भी हम लोग फॉरेनर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ना हम अफ्रीकन हैं और ना ही हम बेल्जियन हैं, हम ऑड वन आउट हो गए हैं। तो बेटर है कि जैसे जी रहे हैं नॉर्मल से ज़िंदगी जीते हैं, किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करते हैं। तो फिर जो शोभा है उसको शायद ये आइडिया पसंद नहीं आया। वो शायद कोई लग्जरियस ज़िंदगी चाहती थी। वो चाहती थी कि उसके पति का और उसका स्टेटस बड़ा हो, वो ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिले, ज़्यादा लग्जरियस लाइफ वो लोग मेंटेन कर सके। तो इसीलिए वो कहती है कि हाँ, मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी बस ऐसे ही जीते जीते, या कह सकते हो कि ज़िंदगी जीना नहीं हुआ, ये तो बस उम्र को काटना हुआ या ज़िंदगी काटना हुआ। ज़िंदगी काटते काटते ही मेरी पूरी लाइफ चली जाएगी। तुम्हारे इस जो फ़िलॉसफ़ी है, तुम्हारी ये जो स्ट्रैटेजी है, बस जीते रहो नॉर्मल सी लाइफ, ये नॉर्मल सी लाइफ में ही मैं पूरी बूढ़ी हो जाऊंगी और ख़त्म हो जाऊंगी। उसके बाद ये जो रिबेलियन जैसे बढ़ता चला गया, उसके प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक एक्शन लिया। फाइनली इस रिबेलियन को बंद करने के लिए उन्होंने वाइट मशीनरीज़ को भेजा, मतलब उनके जो सोल्जर्स हैं उन लोगों को भेजा। और उन सोल्जर्स ने रिबेलियन के जो लीडर्स हैं, जो लोग मेन मेन लोग थे, उनसे बातचीत करने के लिए एक मुलाकात की। लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने सारे लीडर्स को गोली से मार दिया, सबको वहाँ पे शूट करके ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से बाकी जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे और जो रिबेलियन का जो रेज था वो धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन फिर भी लोग रिबेलियन करना चाहते थे, वो लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद टाउन के ऊपर से एक
एक प्लेन उड़ के जाता है, एक फ़ाइटर जेट उड़ के जाता है और वो कुछ मिसाइल्स क्या करता है, फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे गिरा के चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल लोगों की मौत भी हो जाती है। और इस चीज़ की वजह से सारी कम्युनिटीज़ जो लोग रिबेल कर रही थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है गवर्नमेंट से, और वो सब लोग चुपचाप रह जाते हैं। उनके मन में फिर भी गुस्सा होता है, लेकिन मजबूरी और डर के मारे सबको दबना पड़ता है, और इस तरह रिबेलियन का जो असर है वो कम हो जाता है। सलीम को ऐसा लगने लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग उनके साथ आ जाए, जो कि एक एक्चुअल गवर्नमेंट को करना चाहिए कि लोग उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी बात मानें, बल्कि डरा के और अपनी शक्ति का यूज़ करके बस लोगों को चुप कराया है। और ये जो आग है ना, जिसको आज ऐसे डरा के बुझाने की कोशिश की है, ये तो अंदर रह जाएगी और फिर कभी ना कभी ये आग फिर से बाहर आएगी किसी अदर फॉर्म में। उसके बाद पता चलता है कि जो फ़ादर हुस्मान है वो किसी जंगल में फिर से गए हुए थे और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। एक्चुअली ये डेथ नहीं थी, उनका मर्डर हो गया था। तो फिर उनकी बॉडी मिलती है सलीम को, और सलीम और महेश उसकी बॉडी निकाल के लाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ज़्यादा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता उनकी मौत से, लेकिन सलीम जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गया था। उन दोनों की शायद थिंकिंग जो थी बहुत ज़्यादा मैच करती थी, और वो ये मानता था कि जो फ़ादर हुस्मान थे वो बहुत ही काइंड हार्टेड थे और प्योर सोल थे। उनके जाने के बाद फ़ादर हुस्मान ने जो बुश से वो मास्क्स वगैरह और कार्विंग्स वगैरह कलेक्ट करके लाते थे, उन सब को इकट्ठा करके स्कूल में एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया था। तो एक अमेरिकन विज़िटर वहाँ पे आता है और वो स्कूल में वो सारी म्यूज़ियम की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, बार बार म्यूज़ियम विज़िट करता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके चोरी करने लगता है। और जब उसके पास काफ़ी सामान हो जाता है तो फिर वो सब चोरी का सामान लेके वहाँ से कहीं भाग जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि वो गया कहाँ। ये सब हो जाने के बाद वापस से जो लोग हैं, जो लोग रिबेल कर रहे थे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग फिर से टाउन पे अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ की ज़रूरतों के लिए डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और जैसे वो लोग पहले जी रहे थे वैसे ही जीते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर 5 समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।